नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। रुपए की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 82 रुपए के पार है। एशिया की दूसरी अधिकांश करेंसीज की कीमत में भी गिरावट नजर आई है। सिर्फ एक साल में 10% की गिरावट रुपए में आ चुकी है। अब रुपए में ये गिरावट क्यों होती है, तो जरा आसान भाषा में इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि भारत के किसी व्यक्ति को अमेरिका से कुछ खरीदना है या व्यापार करना है या वहां की यात्रा करनी है या फिर वहां पढ़ाई करनी है। उसके लिए भारतीय व्यक्ति को अमेरिकी करेंसी यानी डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हें डॉलर खरीदना होगा। वो व्यक्ति जितने रुपए चुकाकर $1 खरीदेगा वो एक्सचेंज रेट होगा। करेंसी का जहां लेन देन होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं या फिर मनी मार्केट एक पॉपुलर नाम है। एक्सचेंज रेट हमेशा एक सा नहीं होता, उसमें बदलाव आते रहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि डॉलर के बदले जितने रुपया आपने पिछले साल दिया उतने अभी आपको देने पड़े। ये कम या ज्यादा होता रहता है। फिलहाल ये ज्यादा है, तो मोटा मोटा समझिए कि जिस करेंसी की मांग ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। और चूंकि दुनिया का ज्यादातर बड़ा व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए इसकी मांग हमेशा रहती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू, मान लीजिए कि अब कोई व्यक्ति अमेरिका से मुंबई यानी भारत आया है। उसे डॉलर बेचने हैं ताकि यहां वो रुपयों में सौदा कर पाए। तो वो बैंक जाएगा और वहां डॉलर के बदले रुपया एक्सचेंज करेगा और इस हिसाब से मौजूदा जो रुपए की कीमत है उसे $1 के बदले बैंक से ज्यादा रुपए मिलेंगे, जिसका असर इकोनॉमी पर पड़ना लाजमी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त हैं इंद्रनील पान साहब। आप हैं चीफ इकोनॉमिस्ट यस बैंक से और आपसे थोड़ी देर में इंद्रनील जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही वैभव गुप्ता हैं आई स्कूल कनेक्ट से हमारे साथ, जो कि बताएंगे कि आखिर विदेश में पढ़ाई करना क्यों महंगा होता जा रहा है। और हमारे साथ जी चंद्रशेखर सर हैं, जो कि सीनियर एडिटर हैं और पॉलिसी कमेंटेटर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जी चंद्रशेखर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बड़ी कोशिशें हो रही हैं रुपए को इस दबाव से मुक्त करने की, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। बड़ी वजह क्या देखते हैं? कि डॉलर का जो मूल्य है, वैल्यू है, वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यूएस में उनका जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, कई महीनों से इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर को बढ़ाते जा रहा है। इसके वजह से डॉलर का डिमांड बढ़ गया है विश्व बाजार में और डॉलर का मूल्य बढ़ गया है। और जैसे डॉलर का वैल्यू बढ़ता है तो उसका असर, एक नेगेटिव इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे हमें दिखाई देता है। तो इसके वजह से हमारा रुपया कमजोर है। मगर ये सिर्फ एक ही कारण नहीं है, इसके कई कारण है। एक है हमारा ट्रेड डेफिसिट। हमारा जो आयात है वो निर्यात से आयात बहुत ज्यादा है, 180 से $200 बिलियन का फर्क। तो यानी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करना पड़ता है टू इंपोर्ट गुड्स, कच्चा तेल है, सोना है, हम खाद्य तेल का आयात करते हैं, फर्टिलाइजर का आयात करते हैं। तो इस सब में हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, मगर एक्सपोर्ट करीबन 180-200 बिलियन डॉलर कम है। तो हमारा डॉलर का खर्चा ज्यादा है, दिस नंबर वन। दूसरा, हमारा जो बाहर से इंडियंस जो बाहर है वो जो पैसा भेजते हैं उसमें भी जरा सा एक स्लो डाउन हमें अभी दिखाई देने लगा है। फॉर ओवरसीज रेमिटेंस भी थोड़ा कम हो चुका है। और तीसरा है कि जो पैसा आता है, इट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो ज्यादा करके इसमें चला जाता है इक्विटी मार्केट में। और इक्विटी मार्केट इतना वोलेटाइल है कि कभी जो फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा वापस ले लेते हैं, यानी यहाँ से एग्जिट करके मार्केट से चला जाते हैं, तो उतना डॉलर हमारा बाहर निकल जाता है। तो इसके कई वजह है हमारा रुपया का कमजोर होना। मगर डॉलर की मजबूती तो एक कारण है, मगर हमारे जो फंडामेंटल्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, रिजर्व में भी घट गया है, कम से कम 100-130 बिलियन डॉलर घट गया है हमारा रिजर्व, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू डिफेंड द रुपी अगेंस्ट द अप्रिशिएटिंग डॉलर। तो ये सब कई कारण है इसके लिए। तो जब तक हमारा इकोनॉमी मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा निर्यात आयात से ज्यादा नहीं होगा, जब तक हमारा देश में हम ज्यादा से ज्यादा
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमारा रुपया कमजोर ही रहने का संभावना है। और यही वजह है कि बार बार जितनी कोशिशें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं ला पा रही हैं। हम देख रहे हैं डॉलर तो मजबूत हो रहा है, जैसा कि सर आपने भी बताया कि जिस तरह से वहाँ के हम इंपोर्ट को भी देखें तो वहाँ पर एक लगातार हम मजबूती हम देखते हैं, और यही वजह है कंजम्पशन जो है वो वहाँ पर उस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा है, और भारत के लिए कहीं ना कहीं दबाव भरी बात। वैभव, आज इस चर्चा के खास पहलू को में आपको शामिल करने की सबसे अहम वजह यह है कि ज़रा हम भारतीय जो स्टूडेंट हैं उनके नज़रिए से समझना चाहेंगे। एक तो पैंडेमिक ने पहले तो उनके अरमानों को बहुत वक्त तक हॉल्ट रखा, और उसके बाद हमने देखा कि एक जिन्होंने भी प्लानिंग की थी, जिनकी प्लानिंग आगे शिफ्ट हुई, वो बहुत तेज़ी से उस ओर गए। चाहे हम विदेशों में ख़ासतौर पे यूके की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, यूएस की बात करें, हर तरफ एक रुझान रहा है विदेश में पढ़ने वाले छात्रों का। लेकिन क्या इस रुपए पर जो दबाव नज़र आ रहा है वो उनकी पढ़ाई के खर्चों पर भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है? ज़रा कुछ बताएं, हमारे पास कुछ डेटा दें। बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्या हुआ है, पिछले 2 साल से पैंडेमिक हुआ, फ्लाइट्स रुक गई, काफी बच्चों को देश वापस भी आना पड़ा, ओके, जो कि विदेशों में पढ़ रहे हैं, स्पेशली यूएसए, यूके, अलग-अलग कंट्रीज में। अब ऊपर से जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसने पैंडेमिक के साथ मिलके बच्चे और माँ बापों की, स्पेसिफिकली क्योंकि माँ बाप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनकी समस्याएं दुगुनी कर दी हैं, दुगुनी बल्कि और ज्यादा कर दी हैं। मैं पिछले 6 महीने से कम नहीं तो हजारों बच्चों से इंटरेक्ट किया होगा, जो बार बार, बच्चे ही नहीं पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है, वो बार बार समस्याएं एक ही लेकर आ रहे हैं कि हम ये इंक्रीजिंग डॉलर का प्राइस कैसे कोप अप करें। एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। एक बच्चा जो विदेश पढ़ने जा रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, यूएस पढ़ने जा रहा है मास्टर्स करने के लिए, तो उसको 30 लाख से 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं भारतीय करेंसी में। अगर उसका मैं यूएस डॉलर कन्वर्जन करूं तो मोटा मोटा 30-35 हजार डॉलर से लेके 50,000 डॉलर तक का खर्चा आता है। अगर मैं लास्ट 1 साल की लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है जिसकी वजह से इस वक्त हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। लेकिन जिस तरह से बता रहे थे वैभव कि बहुत सारे सवाल लगातार सामने आ रहे हैं, और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान इंद्रनील पान साहब जुड़ चुके हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आप यस बैंक में। इंद्रनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। जो दबाव नज़र आ रहा है वो अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल इस दबाव की कुछ ताज़ा वजहें अगर हम देखें तो वो मैं जानना चाहूँगा, और एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जो कोशिशें हो रही हैं सरकार की ओर से वो तो जारी हैं, लेकिन कुछ ओपिनियन ऐसे भी हैं कि अब ज़्यादा कुछ करने का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है इस दबाव से रुपए को मुक्त करने के लिए। आपकी क्या राय है? ये सही नहीं है कि सब ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अभी भी रिजर्व्स एडिक्वेट है और आरबीआई हर कदम में रिजर्व्स यूज करने के लिए तैयार है, करेंसी डेप्रिसिएशन को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जो आपकी और एक गेस्ट बता चुके हैं कि ग्लोबल सिचुएशन जो है उसमें काफी रिस्क भरे हुए हैं, और यूएस फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि कोई कंट्री इंटरेस्ट रेट जितना 75 बेसिस पॉइंट्स अगर मार्केट ने एक्सपेक्ट किया, कोई कंट्री उधर 50 कर रहे हैं, क्योंकि स्लो डाउन का स्टोरी अभी चालू हो गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जितना डॉलर स्ट्रेंथ दिखने थे हमको वो अभी दिख चुके हैं, और इससे ज्यादा डॉलर स्ट्रेंथ हमको शायद नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी डायमेंशंस है वो मोरलेस जितना होना चाहिए था वो हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट देखना है कितने हद तक रिसेशन हिट करता है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट डिटरमिन करेंगे कि कौन देश का करेंसी कितना डिप्रिशिएट करता है।
एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी के लिए इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी 7% पे दिख रहे हैं, जो कि काफी देशों से ज्यादा है, और वो एक फैक्टर हो सकता है अपना करेंसी को थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ग्रोथ डिफरेंशियल जो है, अगर यूएस या कोई और कंट्री यूरोप नेगेटिव ग्रोथ पे जाते हैं, तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो उन देशों के हिसाब से काफी सही है, और वो एक फैक्टर हो सकता है करेंसी को थोड़ा संभालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई जिस तरह से एक दबाव है और जिस तरह से इकॉनमी पर असर पड़ रहा है, उसमें तमाम जो ऑप्शन हैं, जो विकल्प हैं, उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह के विशेषज्ञ बता भी रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी भी काम किया जाना बाकी है, और इन सारे ऑप्शंस के बारे में सरकार आरबीआई लगातार विचार कर रही है। एक बार फिर से हम जी चंद्रशेखर साहब का रुख करेंगे। और जी चंद्रशेखर साहब, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जब रिफॉर्म की बात आती है, जब हम कहते हैं कि रुपए को इस दबाव से मुक्त करना है, तो कुछ रिफॉर्म्स की ओर देखना होगा, तो कहाँ कहाँ काम करने की आवश्यकता अभी फिलहाल आपको नजर आती है? इसमें इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं होगा। दो दो या तीन चीज है। एक है, हमें वी नीड टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ज्यादा से ज्यादा हमें एफडीआई चाहिए, दिस नंबर वन। और हमें स्ट्रैटेजीज चाहिए जिसके वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। अभी तो 180 से 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, खास करके ऑन कच्चा तेल, ऑन खाद्य तेल, ऑन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स। तो इसको हमारा देश में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके हमारा जो निर्यात का ऊपर जो डिपेंडेंस है उसे कम करना चाहिए। तो जैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट नैरो होता है, तो जरूर उसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर रुपए में। और तीसरा है एक्सपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट और भी तेजी से बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जितना तेजी से हमारा आयात बढ़ रहा है उतना तेजी से हमारा निर्यात नहीं बढ़ रहा है। Therefore, narrowing the trade deficit is another way. तीसरा है to get overseas Indians का जो remittances है, जिसमें जहां हम स्लो डाउन एक देख रहे हैं, उसको और भी आई थिंक we need to incentivize हमारे जो लोग हैं बाहर काम करते हैं, उनसे we need to incentivize ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर हमारा देश में बेचे। तो ये सब कारण है, ये सब को हमें नजर में रखना पड़ेगा। और इट इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। तो धीरे धीरे ही रुपया मजबूत होने का संभावना है, मगर अब तो मजबूत होने का बजाय कमजोर होते जा रहा है। तो हमें वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हमारा देश का जो आर्थिक स्थिति है उसको हम कैसे मजबूत करें, हम कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे हमारा एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा दें, कैसे इंपोर्ट को हम कम करें, कैसे ओवरसीज इंडियन से हम और कई और सेक्टर में एक आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है, वो बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव अप्रोच बाकी सेक्टर्स में भी हमें दिखानी होगी। अगर हम अगले 10 साल का प्लान लेके चल रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा हमें उसमें तेजी और उसको थोड़ा उसकी टाइम लिमिट और कम करनी पड़ेगी और ज़्यादा तेजी दिखानी पड़ेगी। वैभव, आपसे संपर्क टूट गया था। आप एक उदाहरण के जरिए बता रहे थे कि इस वक्त जो भारतीय छात्र हैं जो विदेश में हैं उनकी क्या मुश्किलें हैं। ज़रा अपनी बात पूरी करें आप। जी प्रशांत, मैं ये कह रहा था कि एक तो होता है ट्यूशन फीस। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं विदेश में किसी स्कूल में या कॉलेज में मैंने दाखिला लिया है, तो वहां की फीस मैंने जमा करनी है, जो कि एक यूएस के उदाहरण के हिसाब से 30 से 50 हजार डॉलर की होती है। मेरा उसके अलावा जो मैं वहां पर रहन सहन का मेरा खर्चा है, वो भी एक मेरे ऊपर एडिशनल बर्डन है। अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो मेरे को वो खर्चा भी मेरा पर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, जो कि मेरी दिक्कतों को और बढ़ाता है। तो ये कुल मिला के एक आम आदमी और एक आम पेरेंट के लिए एडिशनल
4 से 5 से 7 लाख रुपए का बोझ बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस करेंसी डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। इसका एक पॉजिटिव साइड भी है जो कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स को कम्युनिकेट करता हूं कि जैसे आपने भी उदाहरण दिया कि लोग बच्चे पढ़ाई करने के बाद वहां पर नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद फिर अपने देश में पैसा भेजते हैं इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। तो आप जब डॉलर में खर्च कर रहे हो तो फिर आप डॉलर में कमाओगे भी, तो वही सेम बेनिफिट आपको बाद में भी मिलेगा। तो इस वजह से इस कारण की वजह से पेरेंट्स को एक संभावना भी मिलती है कि हाँ ये अभी का खर्चा है लेकिन बाद में मुझे उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं एक गेन भी नज़र आ रहा है, और हमें एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच तो हमेशा मुश्किलों में रखनी चाहिए। और भारत इसलिए जाना भी जाता है कि कभी भी संघर्ष वाली स्थिति हो तो उसमें भी एक रोशनी जो है उसकी एक किरण ढूंढ लेना और उसके सहारे आगे बढ़ना, ये हमारी सोच रही है और इसी सोच से हम आगे भी बढ़ेंगे। इंद्रनील सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बात जब तेल की होती है तो सारा कहा जाता है कि ये सारा जो खेल है ग्लोबल इफेक्ट जो हैं उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल में इस पूरे दबाव में ओपेक ने कहीं ना कहीं ये पूरा गेम समझ लिया है, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा जो ओपेक की ओर से एक निश्चिंतता है वो नज़र आती है तेल के इस पूरे खेल में। ज़रा इस पर रोशनी डालें। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जब 2007-2008 में तेल का भाव, ब्रेंट क्रूड का भाव 140 के ऊपर था, उसके बाद ब्रेंट क्रूड का भाव सीधे गिरा था 29, 30, 35 डॉलर्स पर बैरल, और उधर काफी देर तक वो इसी हालत में थे। उस टाइम पे जो ओपेक है, यूएई कंट्रीज है जो तेल प्रोड्यूस करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो फिस्कल कंडीशन है वो पूरा तेल का आमदनी से चलता है। तो इस कारण देखा जाए तो ये सब जो कंट्रीज है उधर फिस्कल स्ट्रेस आना चालू हो गया। अभी देयर इज अ लर्निंग आउट ऑफ द प्रीवियस मिस्टेक्स, तो इसलिए देयर इज अ वेरी लॉजिकल रीजन कि ओपेक प्राइस को, तेल के प्राइस को नीचे नहीं आने देंगे, स्पेशली बिकॉज ये कमोडिटी जो है ऑयल, इसका जो रिजर्व्स है वो अभी काफी सालों के बियॉन्ड चलेगा नहीं। तो देयर इज अ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल दैट एग्जिस्ट एज अ रिसोर्स। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है ये देखना कि ऑयल प्राइसेस बहुत जल्दी से नीचे आ जाए unless global recession hits very hard, that it determines that oil prices come down very fast. ये एक कारण है। दूसरा और एक कारण है कि एक थोड़ा जमाना था जब हमने देख रहे थे कि शेल गैस के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा था, लेकिन शेल गैस का जो इन्वेस्टमेंट लेवल्स थे वो कट ऑफ प्राइस था अबाउट $70 पर बैरल इफ आई कंपेयर विद द क्रूड। तो जब ऑयल प्राइस उससे नीचे गिर गया तो शेल गैस प्रोड्यूस करके बेचने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए शेल गैस के ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट होना था वो बंद हो चुके थे और बंद हो चुका है, उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है अभी, इसीलिए ऑयल प्राइस ऊपर है। और हमको ये ऑयल प्राइस ये जोन पे मेरे ख्याल से काफी देर तक टिके हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही बेहतर तरीके से इंद्रनील सर आपने इस पूरे गणित को समझाया, और वाकई एक इंसाइट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है आम लोगों के लिए भी समझना कि इस तरह का जब दबाव रुपए पर आता है, इकॉनमी पर आता है, तो उसकी अहम वजह क्या है। जी चंद्रशेखर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब बात हम बहुत सारी प्रेशर्स की कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कई बार कि आपदा में भी अवसर मिल जाते हैं, तो वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इस दबाव भरे माहौल में भी परफॉर्म करते हैं और उनके लिए मौके बन जाते हैं भारत के लिहाज से? जब हमारा रुपया कमजोर होता है तो जो हमारा आयात है ज्यादा महंगा हो जाता है,
मगर उसका द अदर साइड ऑफ द स्टोरी है हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो जैसे हमारा रुपया 10% घट गया है इस साल में, अभी 10 महीने में, तो एक बड़ा एक मौका हमारे लिए है टू मेक आवर एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव एंड बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स। मगर एक्सपोर्ट बूस्ट करना जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि दैट विल डिपेंड ऑन द मार्केट्स। जो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं उस मार्केट में क्या हमारा प्रोडक्ट के लिए डिमांड है। सो दिस इज अ प्रोसेस। तो शॉर्ट टर्म में जरूर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा तो देना चाहिए, उसके लिए हमें नया स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। बट बहुत शॉर्ट टर्म में मैं नहीं मानता हूं कोई इसका फायदा उठा सके। बट मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, और खास करके हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज उसमें हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो और विश्व बाजार में ये जो रिसेशन आने के पहले ही हमें ये सब कदम उठाना है। एक बार मंदी आ गई तो कई 6-8 महीना 1 साल तक भी निकल सकता है विदाउट मच ऑफ एन एक्सपोर्ट एक्टिविटी। तो ऐसे हम एक दौर में हैं, हमारे यहाँ कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसके लिए नहीं निकलेगा। बट आज से वी नीड टू लर्न अ लेसन and start looking at boosting our export and reducing our imports. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इन सारी बातों को कहीं ना कहीं जब विशेषज्ञ बोलते हैं तो उनको समझना, और आपको मानना होगा कि जैसा सर बता भी रहे थे कि आईटी हो गया, फार्मा हो गया, और किन किन चीज़ों पर जो है वो कहीं ना कहीं हमें उस जो मंदी की आशंका है उससे पहले तैयारी करनी पड़ेगी। वैभव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब जो स्टूडेंट्स इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने प्लानिंग की हुई है, क्या सलाह देंगे? किस तरह की वो तैयारी रखें, या वहाँ जाकर किसी तरह का दबाव उन पर ना आए, तो किस तरह से उनकी प्रिपरेशन ज़रूरी है अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें? प्रशांत, सबसे पहले मैं ये आपके माध्यम से ये कन्वे करना चाहूंगा पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि घबराएं नहीं। ओके, ये एक फेज है। ऑफ कोर्स ये फेज कितना लंबा चलेगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन आप दबाव में फील ना करें, आप दुखी ना हो इस कारण की वजह से, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विकल्प भी हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पाउंड, जो यूके का पाउंड है और जो यूरोप का यूरो है, उसके मुकाबले में भारत मजबूत हुआ है पिछले 1 साल से। अगर मैं यूके की पाउंड की बात करूं तो 12 से 14% भारत का रुपया मजबूत हुआ है। ओके, अगर मैं यूरो की बात करूं तो पिछले 1 साल से 8 से 9% यूरो हमारा स्ट्रांग हुआ है। तो मैंने पिछले 6 महीने से मैंने बहुत बच्चों को सलाह दी है कि अगर ठीक है आपका बजट हिला है यूएस के डॉलर की वजह से, तो आप दूसरे विकल्प की तरफ भी देख सकते हैं, जो कि यूके है, यूरोप है। यूरोप में बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस है, यूके में बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो आप ये विकल्प देखिए, और आपको ताज्जुब होगा ये जान के पिछले 1 साल से यूके गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड वीजाज इंडियन स्टूडेंट्स को अलॉट किए हैं। कुछ अराउंड 82,000 वीजाज इस सीजन 2022 अकेले में स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है टुवर्ड्स करेंसी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द पाउंड। तो आप ये विकल्प बेहतरीन तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको यूएस पे ही फोकस करना है तो हम भारतीय क्या है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही बेहतरीन है। हम एक्सेसिव खर्चा नहीं करते हैं किसी पे, हम लाविश जिंदगी नहीं जीते हैं, हम बहुत ही बजट तरह से रहते हैं। और मैंने भारतीय लोगों को देखा है यूएस में जो कि बहुत ही आराम की जिंदगी रहते हैं और खर्च अपने बजट में भी खर्चा करके वो एक अच्छा सा आपने कहा। और जाहिर सी बात है कि हमें जो भी विकल्प हैं, जो भी हमारे पास बेहतर विकल्प हैं, हमारा जो बजट है उन सबको देखते हुए, और ये दबाव उम्मीद यही है कि हमेशा नहीं रहने वाला। आखिरी रिएक्शन मैं इंद्रनील सर आपसे लेना चाहूँगा।
सबसे बड़ा सवाल विदेशी निवेशकों के आकर्षण का है। कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे, चूंकि हम देखते हैं कि जब अस्थिरता भरा माहौल होता है, जब रुपए में गिरावट है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो वहां पर विदेशी निवेशकों का रुझान कम हो जाता है। तो उस दिशा में किस तरह से काम करने की आवश्यकता है? जो कैपिटल इनफ्लो की आप बात कर रहे हैं, इसका दो वजह होता है। एक हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं पुल फैक्टर, मतलब आप खुद का इकोनॉमी कितना अच्छा है, कितना सही तरह से चल रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, उस हिसाब से, और कितना हायर इंटरेस्ट रेट हमारे देश से, हायर रिटर्न्स हमारे देश से वो लोग कमा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा इकोनॉमी जो है, मैंने भी एक्सप्लेन किया कि 7% ग्रोथ है, लेकिन एफडीआई जो आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं आ रहा है। वो एफडीआई जितने आ रहा है वो न्यूअर सेक्टर्स की तरफ आ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आ रहा है। वो सस्टेनेबल नहीं है कुछ सालों के बाद। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि एफडीआई जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक ही बात बोलना है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो कम हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो फिर भी दुनिया से काफी एक्सपेंसिव है। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरी बात है, जो बाहर में जो एक्सेस डॉलर है, वो एक्सेस डॉलर होंगे तो ही ना इट विल सर्च फॉर अदर सॉर्ट ऑफ लोकेशंस। तो यूएस में इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग हो रहा है। यूएस में जो क्वांटिटेटिव ईजिंग था, जो डॉलर सरप्लस डॉलर थे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसीलिए कितना डॉलर्स यूएस से निकल के या यूरोप से निकल के कितना फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, उसका भी वॉल्यूम कम हो रहा है। इसीलिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है कैपिटल इनफ्लोज के लिए। चाहूंगा आपको एफडीआई पे रोकना होगा, फोकस करना मुझे चाहिए। समय की कमी है, लेकिन ये चर्चा बहुत ही बेहतरीन रही है और कोशिश हमारी यही रही है कि इकॉनमी के मामले में, उसकी अड़चनों के मामले में अपने दर्शकों को भी थोड़ा सा हम जानकार बनाएं, थोड़ा सा उनको भी, वो भी अवेयर हों कि आखिर किस किस दिशा में एक उम्मीद की किरण भी देखी जा सकती है और कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं। लेकिन ये मुश्किलें हमेशा नहीं रहने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इंद्रनील सर, जी चंद्रशेखर साहब, हमसे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया। जो विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, उनकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके लिए क्या क्या बेहतरी के इस वक्त विकल्प हैं, उन सब के बारे में बहुत विस्तार से आपने बताया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज की ये खास पेशकश आपको पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।